हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन यूडीसी स्टूडेंट्स। आज वाली क्लास में हम 100 क्वेश्चंस बायोलॉजी सब्जेक्ट के सॉल्व करने वाले हैं जो आपके सीनेट एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। द पीरियड ऑफ फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज। देखिए, जन्म से लेकर के मृत्यु तक यानी फ्रॉम बर्थ टू टिल द नेचुरल डेथ इज कॉल्ड। तो सर इसे हम क्या कहते हैं? रीजनरेशन बिल्कुल भी नहीं, मेटा मेटामॉर्फोसिस बिल्कुल नहीं, रिप्रोडक्शन नहीं होगा, लाइफ स्पैन कहा जाएगा जी। यानी बाई बर्थ टू टिल द नेचुरल डेथ जो हमारी एज होती है उसको हम क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन कहते हैं। क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 में आप लोगों ने कुछ ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पैन को क्या किए होंगे? देखे होंगे, डिस्कस किए होंगे। ऑप्शन बी स्टूडेंट्स यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन और रीजन से क्वेश्चन दिया गया है। रिप्रोडक्शन एनेबल कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ऑब्वियस सी बात है सर, रिप्रोडक्शन अगर नहीं होगा तो हम कैसे ग्रोथ करेंगे? अगर मान के चले रिप्रोडक्शन नहीं होता तो हमारा ही जन्म नहीं होता, किसी ऑर्गेनिजम्स का जन्म नहीं होता। तो इस ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए, किसी भी स्पीसीज की ग्रोथ के लिए रिप्रोडक्शन सर बिल्कुल सही है। रीजन रिप्रोडक्शन इज बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस लाइक इटसेल्फ। ऑब्वियस सी बात है, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि सर ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हर एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा एक चाइल्ड प्रोजनी को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं और जो रीजन है वो असर्शंस को क्या कर रहा है जी? करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों रिप्रोडक्शन जो है वो क्यों स्पीसीज के लिए इंपॉर्टेंस है हर पीढ़ी दर पीढ़ी। तो क्योंकि सर रिप्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू क्या होता है? ऑर्गेनिज्म अपने जैसा एक नए ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन करता है। It is a life process that is not essential for an individual survival but for survival of the species। बताइए, यहां पर अगर बात करें कि इनमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी, आप लोगों ने दो तरह की प्रॉपर्टीज पढ़ा होगा अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें। एक जो हमारे लिए क्या है जी? इसेंशियल है, और एक जो हमारे लिए उतना ज्यादा इसेंशियल नहीं है। उस केसेस में आपने पढ़ा होगा कि सर रेस्पिरेशन हमारे लिए बिल्कुल हम डायरेक्टली उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। विदाउट रेस्पिरेशन हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस के बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। लेकिन रिप्रोडक्शन एक ऐसा है जिसके बगैर हम सर्वाइव कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन नेसेसरी जरूर है, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो सर आगे प्रोजनी यानी स्पीसीज का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, नए स्पीसीज नहीं बनेंगे। लेकिन रिप्रोडक्शन एक्चुअली क्या है? तो सर रिप्रोडक्शन बेसिकली आपके लिए जरूरी नहीं है। मैं रिप्रोडक्शन पूरी लाइफ नहीं करूंगा तब भी मैं लिविंग कंडीशंस में बने रहूंगा, लेकिन ग्रोथ के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। तो ऑप्शन बी स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं और इसको सॉल्व कीजिएगा, थोड़ा सा स्पीड में भी सॉल्व करेंगे। प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय अ सिंगल पेरेंट विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड। बगैर मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के, बगैर मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन के अगर रिप्रोडक्शन होता है यानी नई प्रोजनी का फॉर्मेशन होता है सिंगल ऑर्गेनिजम्स अगर, या सिंगल स्पीसीज या सिंगल बॉडी अगर अपने जैसा एक नई प्रोजनी बनाता है, उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं जी। उसे क्या कहा जाता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेयर सिंगल पेरेंट आर कैपेबल टू प्रोड्यूस देयर ओन चाइल्ड। यही आप लोगों ने डिस्कस किया होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सर आपको क्या होता है? मेल एंड फीमेल बोथ गैमेट्स रिक्वायर्ड होते हैं, दोनों में फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद ये प्रोसेस आगे बढ़ती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर करेक्ट? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा जा रहा है। इट इज यूनिपेरेंटल। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होता है, बिल्कुल सही सर, एक ही पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट है। द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट, बिल्कुल। अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो पेरेंट की बॉडी ही बाइनरी फ्यूजन, जैसे आप लोगों ने प्रोसेस पढ़ा होगा कि दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो आइडेंटिकल होंगे। प्रोडक्शन और एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट इज नेसेसरी, बिल्कुल भी नहीं, गैमेट्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऑप्शन थर्ड गलत है। द ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस सो जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड करेगा लेकिन सर बहुत ज्यादा नहीं करेगा, बहुत कम करेगा। तो इसीलिए ऑप्शंस 1 एंड सेकंड केवल करेक्ट है, यहाँ पर दो ऑप्शंस इनकरेक्ट है। तो ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 4 स्टेटमेंट था और इन 4 स्टेटमेंट में आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या करना था जी? चूज करना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या पाए जाते हैं?
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन्वॉल्व ओनली मियोसिस, ओनली माइटोसिस, बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस, आइदर माइटोसिस और मियोसिस। बताइए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन्वॉल्व, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में आपको क्या देखने को मिलता है जी? ओनली मियोसिस, ओनली माइटोसिस, बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस, या आइदर माइटोसिस? तो सर एसेक्सुअल में माइटोसिस सेल डिवीजन होता है जिसमें सिंगल पेरेंट बॉडी टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है, बाइनरी फ्यूजन के नाम से भी आप जानते होंगे। तो सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस और मियोसिस दोनों प्रोसेस देखने को मिलते हैं। जब गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है उस समय मियोसिस सेल डिवीजन होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में, है ना। अब क्लोन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्टेन्ड थ्रू, क्लोन का मतलब क्या होता है? जो पेरेंटल यानी अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल्स हों, जो जेनेटिकली क्या हो, आइडेंटिकल हो अपने पेरेंट्स को, स्टूडेंट उसी को क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है। और क्लोन का फॉर्मेशन कब होता है? जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बाइनरी फ्यूजन के थ्रू क्या करते हैं? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन, हाइब्रिडाइजेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन या क्रॉस पॉलिनेशन? बताइए। तो सर यहाँ पर अगर मैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करूं, वो आइडेंटिकल सिमिलर होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव प्रोपगेशन आपने पढ़ा होगा, जैसे मान लीजिए रोज का प्लांट है, गुलाब का फूल है, पौधा है, हमने गुलाब के स्टेम को कट किया और उसको हमने प्लांटेशन कर दिया, वहां से नए प्लांट का फॉर्मेशन हो गया। तो बताइए, ये अपने पेरेंट्स के क्या है? आइडेंटिकल है, क्योंकि पेरेंट बॉडी ही वहां पर क्या कर रहा है? यूज हुआ है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया, बाइनरी फ्यूजन हो गया, ये सब क्या होते हैं? क्लोन होते हैं, अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल्स होते हैं, यानी जेनेटिकली आइडेंटिकल्स होते हैं, डीएनए दोनों का कॉमन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन से है, क्लोन्स आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्लोन्स जो है वो प्रोड्यूस्ड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रूप में। रीजन, क्लोन्स आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर टू इंडिविजुअल। देखिए दोनों स्टेटमेंट सही तो है, लेकिन जस्टिफाई नहीं कर रहा है रीजन। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, और रीजन जो है वो नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। प्रोडक्शन रिजल्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका क्लोन बनता है, बिल्कुल सही है, और क्लोन का मीनिंग्स बताया गया, क्यों क्लोन बनता है ये नहीं जस्टिफाई किया गया। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है जी असर्शन का। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग सेक्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन फिर से बना है यहाँ पर। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। चार स्टेटमेंट दिया गया है, चार स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है जी। इट इज स्लोअर देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से स्लो होता है? इट इन्वॉल्व एज सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व तो होते हैं सर। इट प्रोड्यूस प्रोजनी दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल विद द पेरेंट, ये भी सही है। क्लोन्स आर द प्रोजनी ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी सही है। तो सर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑप्शन सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये तीन ऑप्शन सही हैं। जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये स्लो नहीं होता है जी। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि मोनेरा के अंदर में, बैक्टीरिया के अंदर में बाइनरी फ्यूजन जो है वो हर 18 टू 20 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। यानी एक बैक्टीरिया बाइनरी फ्यूजन के थ्रू 18 से 20 मिनट में दूसरे बैक्टीरिया का फॉर्मेशन कर लेता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। तो सर इतना तो फास्ट प्रोसेस है, तो ये स्लो नहीं है, फास्ट प्रोसेस है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी स्टूडेंट्स क्या है? करेक्ट है जी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहां पर देखने को मिलता है जी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन मोनेरा, प्रोटिस्टा, स्पंगी या ऑल ऑफ द एबव? बताइए। मोनेरा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, प्रोटिस्टा में भी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, क्योंकि सर वो भी यूनिसेलर यूकैरियोटिक होता है। सर स्पंगी में तो होता ही है, तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली मोनेरा, प्रोटिस्टा, स्पंगी, इन तीनों ऑर्गेनिजम्स में स्टूडेंट देखने को मिलते हैं। Flower is a highly modified and condensed reproductive shoot specially meant for, फ्लावर्स जो होते हैं प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, खासतौर से एंजियोस्पर्मी प्लांट्स में आप लोगों ने डिस्कस किया होगा। तो फ्लावर इज हाईली मॉडिफाइड एंड कंडेंस्ड रिप्रोडक्टिव शूट है, स्पेशली मिंट फॉर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल या पार्थेनोकार्पिक। सर अगर देखा जाए तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस में एज सच फ्लावर्स ही रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, वहां पर स्टेम से, रूट से, ब्रांचेस से भी आप क्या कर सकते हैं? प्लांट रीजनरेट कर सकते हैं, यानी उनका फॉर्मेशन कर सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक्चुअली फ्लावर्स होता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्मी प्लांट में। आपने पढ़ा होगा कि उसमें सर मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम।
दोनों प्रेजेंट है तो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, और अगर एक प्रेजेंट है तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर के नाम से आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ऑप्शन बी स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पार्थेनोकार्पिक्स तो आपको मालूम है सीडलेस फ्रूट का फॉर्मेशन होना, बेसिकली विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है जी, पार्थेनोकार्पिक कहलाता है। एंड्रोसियम इज मेड अप ऑफ, एंड्रोसियम जिसको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट के केस में, स्टैमिन के नाम से भी इसे जाना जाता है। स्टैमिन ओब्यूर स्टाइल एंथर, क्या होगा जी, एंथर वर्ल दिया गया है, तो सर यहाँ पर स्टैमिन्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्टैमिन कहा जाता है, एंड्रोसियम को स्टैमिन कहा जाता है। और स्टैमिन में बेसिकली एंथर और आपका क्या होता है, फिलामेंट होता है, एंथर में आपका पोलन सैक प्रेजेंट होते हैं, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कहा जाता है जी। फाइंड आउट द ऑड वन, अब इनमें से ऑड सेलेक्ट करना है। तो सर फिलामेंट, फिलामेंट इज द पार्ट ऑफ एंड्रोसियम, एंथर इज द पार्ट ऑफ एंड्रोसियम, स्टैमिन दैट इज एंड्रोसियम, कार्पल सर किसको कहा जाता है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। तो सर ये तीन आपके मेल हैं और एक फीमेल है, तो यही तो ऑड हो जाएगा। यहाँ पर ऑड का मतलब है बिल्कुल अलग होना, है ना, तो तीन सिमिलर हैं और कार्पल यहाँ पर ऑड है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। अमंग द टर्म्स लिस्टेड बिलो दोज दैट ऑफ आर नॉट टेक्निकली करेक्ट नेम्स फॉर अ फ्लोरल वर्ल आर, बताइए इनमें से करेक्ट फ्लोरल वर्ल कौन से नहीं है। तो फ्लोरल वर्ल्स प्लांट के केस में क्या क्या होता है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, यही तो फ्लोरल वर्ल्ड होता है, ठीक है ना। तो एंड्रोसियम है सर आपके कार्पल्स हैं, कैलिक्स कोरोला आपका हो गया, सेपल्स हो गया, है ना, तो कैलिक्स सेपल्स हो गए आपके, तो सेपल्स यहाँ पर सारे ऑप्शंस अच्छा सेपल्स और कार्पल्स करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है कि अमंग द टर्म्स लिस्टेड बिलो द दोज दैट आर नॉट टेक्निकली करेक्ट, टेक्निकली करेक्ट कौन सा नहीं है, तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा जी, कार्पल और सिपल, ये आपका टेक्निकली करेक्ट नहीं, एंड्रोसियम के बाद गाइनोसियम होना था और कोरोला के बाद कैलिक्स होना था। टेक्निकली समझ में आ गया क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, एंड्रोसियम गाइनोसियम, कार्पल क्या है, गाइनोसियम है, तो अगर एंड्रोसियम दिया गया तो गाइनोसियम होना चाहिए था सर, और कोरोला दिया गया है तो सर कैलिक्स होना चाहिए था, कैलिक्स एंड कोरोला होता है, तो इसलिए सेपल्स और कार्पल्स को यहाँ पर टेक्निकली फॉल्ट बताया गया। इस क्वेश्चन को समझ में आया कि क्या पूछा गया था और कैसे सॉल्व करना था, बस टेक्निकली कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम इस तरीके से सॉल्व करना था। असर्शन और रीजन से फिर से क्वेश्चन है, इन एंजियोस्पर्म फ्लावर आर द यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंजियोस्पर्मी प्लांट में फ्लावर्स क्या है जी, यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बिल्कुल सही। द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर फाउंड इन द फ्लावर, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों उसी में प्रेजेंट है, बिल्कुल सही। तो असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, और रीजन जो है वो असर्शन को क्या कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तो ऑप्शन ए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर कि असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है और रीजन एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। द फैलोपियन ट्यूब एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द, फैलोपियन ट्यूब जो है एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ इच ओवरी टू द, कहां तक जाता है, यूरेथ्रा तक, सर्विक्स तक, ओविडक्ट तक या यूटेरस तक, तो सर ये कहां तक जाते हैं, तो सर ये आपके यूटेरस तक हैं। इनकेस अगर आप ओवरी की बात करें तो ओवरी से लेकर के यूटेरस तक के जो पार्ट होते हैं उसी को फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। यूटेरस के बाद आपको सर्विक्स मिलता है, सर्विक्स के बाद आपको बर्थ कनाल देखने को मिलते हैं। तो सर ये फैलोपियन ट्यूब्स के बारे में पूछा गया कि फैलोपियन ट्यूब कहां से कहां तक बेसिकली जाने जाते हैं। एक्सेसरी डक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन फीमेल इंक्लूड, एक्सेसरी और नेसेसरी दो तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। एक्सेसरी यानी जो केवल सपोर्टिव रोल प्ले करे, नेसेसरी जो मेजर रोल प्ले करे। तो एक्सेसरी ऑर्गन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का कौन सा जी, ओविडक्ट, यूट्रस एंड वजाइना, ओविडक्ट, ओवरीज एंड ओवेरियन लिगामेंट, ओविडक्ट, ओवरीज एंड मेमरी ग्लैंड या ओवरीज, यूट्रस एंड वजाइना। एक्सेसरी की अगर हम बात करें सर तो ओविडक्ट, यूट्रस और वजाइना ये हमारा एक्सेसरी ऑर्गन है ना। नेसेसरी तो सर हमारा क्या हो जाएगा, ओवरी जो कि ओवुलेशंस कराएगा, जहां से फिर क्या होगा, एग का फॉर्मेशन होगा। फैलोपियन ट्यूब इज ऑल्सो नोन एज, सिंपल सा क्वेश्चन है, फैलोपियन ट्यूब को क्या कहा जाता है, सीनेट में ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे स्टूडेंट्स, और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करके जाना है आपको। फैलोपियन ट्यूब इज आल्सो नोन एज सर्विक्स, ओविडक्ट, इनफंडिबुलम या फिम्बरी, तो सर इसे ओविडक्ट के नाम से जाना जाता है। फैलोपियन ट्यूब्स को हम क्या कहते हैं, तो सर ओविडक्ट के नाम से जानते हैं। द लेंथ ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज,
फैलोपियन ट्यूब का लेंथ बताइए, क्या लेंथ है जी फैलोपियन ट्यूब्स का? 5 to 18 सेंटीमीटर, 10 to 12 सेंटीमीटर, 15 to 20 सेंटीमीटर और 18 to 20 सेंटीमीटर। बताइए द लेंथ ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स क्या होता है? तो सर ये 10 to 12 सेंटीमीटर होता है, ऑल अबाउट 12 सेंटीमीटर के अराउंड फैलोपियन ट्यूब्स का लेंथ होता है, 10 से 12 सेंटीमीटर। डायरेक्ट याद रखना है इन क्वेश्चंस को। द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवरी इज, ओवरी के नजदीक फैलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट होता है? इस्मस, इनफंडिबुलम, सर्विक्स या एम्पुला? कौन सा पार्ट जो होता है, जो फिम्ब्रियाई वाला पार्ट है, बेसिकली वो सर क्या होता है? ओवरी के नजदीक होता है। ओवम को रिसीव करने के लिए उसको हम क्या कहते हैं? इनफंडिबुलम के नाम से जानते हैं। इनफंडिबुलम फैलोपियन ट्यूब्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इस्मस भी पढ़ा होगा। इस्मस जहां पर फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, जाइगोट का फॉर्मेशन जहां पर होता है। द वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इज कॉल्ड, ओविडक्ट का सबसे वाइडर पार्ट जो होता है, सबसे चौड़ा भाग जो होता है, उसे क्या कहा जाता है? इस्मस, फिम्बरी, एम्पुला या इनफंडिबुलम, किस नाम से जाना जाता है जी? जो ब्रॉड पार्ट होते हैं, वाइडर पार्ट होते हैं सर ओविडक्ट के, उसे हम क्या कहते हैं? इनफंडिबुलम के नाम से जानते हैं। और इनफंडिबुलम में ही बेसिकली कॉन्ट्रैक्शंस होता है, जो ऑक्सीटोसिन कॉज करता है ड्यूरिंग पार्चुरेशन। ये भी पॉइंट आपको कनेक्ट करना है। द इनफंडिबुलम हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड, इनफंडिबुलम्स के पास क्या है जी? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, जिसे क्या कहा जाता है? ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है सर। इस्मस, एम्पुला, फिम्बरी या तो फंडस। तो सर फिंगर लाइक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो ओवरी को रिसीव, ओव्यूल्स को रिसीव करता है, इसको एक सेल कह सकते हैं। ओवरी से जो रिलीज होता है, उस एक सेल को यानी फीमेल गैमेट्स को ये क्या करते हैं? रिसीव करते हैं, उसी को हम फिम्ब्रिया ही कहते हैं, याद रखिएगा। द यूट्रस ओपन इनटू वजाइना थ्रू, यूट्रस और वजाइना के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? यूट्रस और वजाइना के बीच में सर सर्विक्स प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन बी सही है। अब ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के क्वेश्चंस हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा हूं। आप लोगों ने स्ट्रक्चर्स पढ़ा होगा और उसमें आप लोगों ने इन चीजों को ध्यान दिया होगा, अगर चाहे तो आप वहां पर देख सकते हैं। फिर हिस्टेरेक्टोमी इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ, हिस्टेरेक्टोमी का मतलब क्या होता है जी? वास डिफरेंस, वास डिफरेंस का रिमूव होना क्या कहलाता है? वसक्टोमी कहलाता है। मैमरी ग्लैंड, यूटरस या प्रोस्टेट ग्लैंड? तो सर आपका जो यूटरस रिमूव होता है उसी को हम हिस्टेरेक्टोमी के नाम से जानते हैं। यूटरस जो रिमूव होता है उसी को सर हिस्टेरेक्टोमी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी स्टूडेंट्स यहाँ पर करेक्ट होगा। द एक्सटर्नल थीन मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ यूटरस इज कॉल्ड एज, यूटरस का जो एक्सटर्नल थीन मेम्ब्रेन पाए जाते हैं स्टूडेंट, उसे क्या कहा जाता है? पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम या नन ऑफ द अबव? द एक्सटर्नल थीन मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ यूटरस, सबसे अंदर का जो लेयर होता है उसे हम क्या कहेंगे? एंडोमेट्रियम्स कहेंगे या पेरीमेट्रियम या मायोमेट्रियम? एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल में पेरीमेट्रियम, मिडिल में मायोमेट्रियम और सबसे अंदर एंडोमेट्रियम होता है। एक्सटर्नल पूछा गया था, सबसे बाहर का लेयर पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और सबसे अंदर एंडोमेट्रियम लेयर होता है, जहां पर मेंसुरेशन के दौरान क्या होते हैं जी? ब्रेक डाउन होते हैं। लैबिया मेजोरा फॉर्म, लैबिया मेजोरा एंड लैबिया मिनोरा वजाइना का एक्सटर्नल पार्ट होता है, आपने पढ़ा होगा। The part of female internal genitalia, the part of female external genitalia, cushion of fatty tissue below labia minora, क्या है जी करेक्ट आंसर? तो सर द पार्ट ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया, ये वजाइना के सबसे बाहर वाले जो पार्ट होते हैं उसी को लैबिया मेजोरा कहते हैं, और अंदर का जो पार्ट होता है वो लैबिया मिनोरा कहलाता है। तो ये एक्सटर्नल पार्ट है आपका वजाइना का, ठीक है। आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, अब यहाँ पर फिर से ऑड को सिलेक्ट करना है, यानी 3 सिमिलर होंगे और एक आपको डिफर होगा जो आपको चूज करना है। लैबिया मिनोरा, इनफंडिबुलम, इस्मस, फिम्ब्रिया। देखिए फिम्ब्रिया, इनफंडिबुलम और इस्मस ये तीनों फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है और लैबिया मिनोरा सर वजाइनल ऑरिफाइस का पार्ट है, तो ये आपका ऑड हो जाएगा। ये आपका फैलोपियन ट्यूब है तीनों, तो एक हो गया, और ये आपका वजाइना का पार्ट है, इसलिए ये ऑड हो गया, अलग हो गया। तो सर लैबिया मिनोरा हम यहाँ पर करेक्ट कर लेंगे। द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर लाइज एट द अपर जंक्शन द लैबिया मिनोरा, बताइए लैबिया मिनोरा के ऊपर जस्ट पार्ट होता है जो सेक्सुअल अरोजल के लिए भी जाना जाता है फीमेल के केस में, उसे हम सर क्लाइटोरिस के नाम से जानते हैं। सर उसे क्लाइटोरिस कहा जाता है। मॉन्स प्यूबिस तो अलग हो गया, हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर है। हीमन ये आपका बेसिकली जो एक लेयर प्रेजेंट होता है फीमेल
और वजाइना के अंदर लैबिया मेजोरा आउटर पार्ट है क्लाइटोरिस। सर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है जी। इन मेमोरी ग्लैंड द एल्वियोली ओपन इनटू, मेमोरी ग्लैंड में एल्वियोली कहां पर ओपन होता है? मेमोरी ग्लैंड में एल्वियोली कहां ओपन होते हैं जी बताइए? मेमोरी ग्लैंड में एल्वियोली क्लाइटोरिस में, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, मेमोरी एम्पुला में और लैक्टिफेरस डक्ट में। मेमोरी ग्लैंड में अगर हम एल्वियोली की बात करें तो मेमोरी ट्यूब्यूल्स में जहां पर मिल्क स्टोर होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जहां पर मिल्क स्टोर होते हैं उसी को हम मेमोरी ट्यूब्यूल्स कहते हैं जी। सेवरल मेमोरी डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म अ वाइडर स्ट्रक्चर कॉल्ड, सेवरल मेमोरी डक्ट, बहुत सारे जो मेमोरी डक्ट होते हैं, सेवरल मेमोरी डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म अ वाइडर स्ट्रक्चर कॉल्ड, बताइए। लैक्टिफेरस डक्ट, मेमोरी लोब, मेमोरी एम्पुला या मेमोरी ट्यूब्यूल्स, क्या चीज का फॉर्मेशन करते हैं? बहुत सारे मेमोरी डक्ट मिलकर के, तो सर वो मेमोरी एम्प्यूला बनाते हैं। ये डक्ट सब मिलकर के जहां से मिल्क इजेक्शन होने के लिए रेडी होते हैं, मिल्क इजेक्ट होते हैं, वो एम्पुला वाला पार्ट का तैयारी होती है वहां पर, है ना। All of the following tissue in mammals except one consist of a central medullary region surrounded by a cortical region. Mark the wrong entry. बताइए, all of the following tissue in mammals except one consist of a central medullary region. किसी एक में central medullary region present है and which is surrounded by a cortical region. cortical region से surrounded है. Mark the wrong entry. तो क्या हो जाएगा? लीवर। सर ओवरी में होता है, एड्रेनल में होता है, किडनी में होता है, लीवर आपको यहाँ पर कंसीडर करना था। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी दैट इज द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ के नाम से जाना जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या देखने को मिलता है? ओवम इनटू द फैलोपियन ट्यूब, जाइगोट इनटू द फैलोपियन ट्यूब, जाइगोट इनटू द यूट्रस, क्या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में देखने को मिलता है? तो सर जाइगोट जो है वो फैलोपियन ट्यूब में इंसर्ट किया जाता है। जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूज होकर जो प्रोडक्ट बनता है वो आईवीएफ के केस में, यानी जो स्टेराइल कपल होते हैं उन केसेस में इनको क्या किया जाता है? आईवीएफ टेक्निक यानी टेस्ट ट्यूब बेबी जिसको हम कहते हैं, उसमें क्या किया जाता है? यही तो आईवीएफ ही तो टेस्ट ट्यूब बेबी है जिसमें जाइगोट को क्या किया जाता है? फैलोपियन ट्यूब में डेवलप किया जाता है, बाद में उसको इंसर्ट किया जाता है। ड्यूरिंग आईवीएफ द टेस्ट ट्यूब बेबी इज फॉर्म ड्यू टू, टेस्ट ट्यूब बेबी क्यों बनता है जी? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फिटल डेवलपमेंट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड फिटल डेवलपमेंट, इंटरनल। देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी में फर्टिलाइजेशन बाहर होता है, डेवलपमेंट इन अंदर होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा यानी बाहर फर्टिलाइजेशन होगा, और डेवलपमेंट इंटरनल होगा यानी जैसे ही जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो वो फर्टिलाइज्ड एग और जो मेल गैमेट्स होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है? फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में इंसर्ट कर दिया जाता है। यही तो आईवीएफ है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, और यही तो आपका सर टेस्ट ट्यूब बेबी है जहां पर फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल गैमेट्स को कलेक्ट करके बाहर किया जाता है और बाद में उसको इंसर्ट कर दिया जाता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में। ZIFT स्टैंड फॉर, ZIFT का मतलब क्या है? जाइगोट इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर, जाइगोट इंटरयूटेराइन ट्रांसफर, जाइगोट इंटरफैलोपियन ट्रांसफर या जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो जाइगोट इंट्राफैलोपियन आपका क्या हो जाएगा? ट्रांसफर, ZIFT, जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब्स में ट्रांसफर करना, इसे हम ZIFT कहते हैं। और एक GIFT होता है जिसमें होता है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, उसमें गैमेट्स को ट्रांसफर किया जाता है, यहाँ पर जाइगोट को किया जाता है। तो ZIFT, GIFT इन सब का फुल फॉर्म स्टूडेंट्स आपको याद करके जाना है, सीनेट में क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। The technique in which zygote or early embryo is transferred into the oviduct is, बताइए। The techniques in which zygote or early embryo is transferred into the oviduct, ZIFT, IUT, GIFT, AI, बताइए। जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो को जो ट्रांसफर किया जाता है ओविडक्ट में वो क्या कहलाएगा? जाइगोट है तो सर जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब फैलोपियन ट्रांसफर हो जाएगा, ZIFT। यही गैमेट्स होता तो GIFT हो जाता। इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर IUT हो जाएगा। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ZIFT प्रोसीजर, ZIFT प्रोसीजर से रिलेटेड यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिया गया स्टूडेंट, और हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स को क्या करना है? चूज करना है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या है। Ova collect from a female donor are transferred to the fallopian tube to facilitate zygote formation. Zygote is collected from a female donor and transfer, देखिए
fallopian tube and zygote is collected from a female donor and transferred into the uterus। अब देखिए ये सेकंड और थर्ड में से देखिए यहाँ पर क्या किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब में जाइगोट को यानी जो भी डोनर फीमेल होते हैं फर्टिलाइजेशन होने के बाद उनके जाइगोट को क्या कर लिया जाता है, कलेक्ट करके क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है किसी दूसरे जो भी डिजायरेबल पेरेंट्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। एम्ब्रियो विद मोर देन 16 ब्लास्टोमर फॉर्म्ड ड्यू टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ट्रांसफर्ड इनटू, बताइए एम्ब्रियो विद मोर देन 60 ब्लास्टोमर, वो एम्ब्रियो जिसमें 16 ब्लास्टोमर 16 से ज्यादा हो जाए, गैस्ट्रुला बन जाए, ब्लास्टोमर आपने पढ़ा होगा, फॉर्म ड्यू टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ट्रांसफर्ड, उनको कहां पर ट्रांसफर किया जाता है, तो सर वो इम्प्लांट होने के लिए यूट्रस में। जब गैस्ट्रुला ब्लास्टुला बन जाते हैं तो सर उसको क्या किया जाता है, इम्प्लांट किया जाता है यूट्रस में, और वो यूट्रस के बॉल पे जाकर के इम्प्लांट होते हैं जहां पर प्लासेंटा का फॉर्मेशन होता है, न्यूट्रिशनल एनरिचमेंट वगैरह वहां पर प्रोसेस क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। अब बताइए GIFT से अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अभी ZIFT से क्वेश्चन था, अब GIFT से पूछा गया है। Ova collect from a female donor are transferred into the fallopian tube to facilitate zygote formation in recipient। ये आपका हो गया स्टेटमेंट। Zygote is collected from the female, zygote is collected from the female donor and ova are collected from a female donor and are transferred to the uterus of the recipient। तो सर क्या होगा, ओवा कलेक्ट किया जाएगा और जाइगोट फॉर्मेशन फैलोपियन ट्यूब में दिया जाएगा। देखिए गैमिट, गैमिट मतलब क्या, फीमेल गैमिट ओवा और मेल गैमेट स्पर्म, तो यहाँ पर फीमेल गैमेट्स को कलेक्ट किया जाएगा और उनको फर्टिलाइज किया जाएगा। द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग स्पर्म इनटू अ ओवम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड। वो मेथड जिसमें डायरेक्ट मेल स्पर्म्स को क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, वो क्या कहलाता है, GIFT ZIFT ICSE या तो ET कहा जाता है। तो सर उसे हम क्या कहेंगे, ICSI के नाम से जानते हैं। डायरेक्ट इंसेमिनेशन जो होता है आपका मेल गैमेट्स का स्पर्म्स का, ICSI कहलाता है जी, है ना। In case of couple where the male is having a very low sperm count, which technique will be suitable for the fertilization? अगर कोई स्टेराइल कपल है उनमें खासतौर से मेल जिनका स्पर्म काउंट बहुत कम है, तो कौन से टेक्निक्स को आप यूज करेंगे, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर, गैमेट इंट्रासाइटोप्लाज्मिक फैलोपियन ट्रांसफर, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या आपका इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो सर अगर स्पर्म्स काउंट कम है मेल में तो क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर सकते हैं, यानी कि मेल के स्पर्म्स को कलेक्ट किया जाता है और उसमें से उस स्पर्म सेल को चूज किया जाता है जिसकी पोटेंसी बहुत ज्यादा होती है, जो पावरफुल होते हैं, और उसको सिलेक्ट करके आर्टिफिशियली फीमेल के वेजाइनल स्पेस में उसको एंटर कराया जाता है ताकि प्रॉपर फर्टिलाइजेशन हो। तो ये सर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के अंडर में आएगा अगर स्पर्म काउंट कम है उस केस में स्टूडेंट, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मींस, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब बताइए, अभी जस्ट मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया। आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ अ हेल्दी डोनर इनटू द वजाइना, बिल्कुल सर यही तो करेक्ट आंसर है कि वजाइना में आर्टिफिशियल मेथड से जो हेल्दी स्पर्म्स होते हैं उन सेल को क्या किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। अगर किसी मेल का स्पर्म काउंट कम है उस केसेस में इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। मेंडल वाज द फर्स्ट बायोलॉजिस्ट टू, मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से आपने जानते होंगे। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन्होंने दिया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसके अलावा पाइजम सेटाइवम प्लांट के ऊपर काम किया था, 7 कैरेक्टरिस्टिक सेलेक्ट किया था। इन्होंने ही सबसे पहले फैक्टर के बारे में बताया था जो आगे जाकर के जीन का रूप ले लिया। अब इनसे बारे में पूछिए क्या है जी, क्या फर्स्ट बायोलॉजिस्ट थे जो, क्या इनमें इन्होंने, इनकी प्रॉपर्टीज क्या थी जी, यानी बीइंग अ साइंटिस्ट ये किस चीज के लिए जाने जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट मेंडल से। प्रोवाइड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ इनहेरिटेंस, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किए। डिस्कवर क्रोमोसोम, यूज स्टैटिकल, देखिए साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इनहेरिटेंस के बारे में लोगों को बताया कि पेरेंटल प्रॉपर्टी हमारे अंदर क्यों आता है, कैसे आता है, उसके बारे में बताया, और इस साथ में साथ ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लेकर के आए थे। तो दोनों ऑप्शन सही है, बोथ ए एंड सी स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन फ्रॉम दोज गिवन बिलो इज द पीरियड फॉर मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स, बताइए मेंडल का एक्सपेरिमेंट कब हुआ था जी, 1856 टू 1863, 7 ईयर एक्सपेरिमेंट चला था इनका, 1814, 1815, 1857, 1869, 1870, तो सर 1856 टू 63
मैंने आपको बताया ना 7 ईयर इनके क्या चले थे, एक्सपेरिमेंट हुए थे। 7 ईयर इनके क्या हुए थे स्टूडेंट, तो सर 7 ईयर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे। ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है मेंडल के एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। और 7 कैरेक्टरिस्टिक इन्होंने सेलेक्ट भी किए थे। और ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज प्लांट, बताइए ट्रू ब्रीडिंग लाइन का मतलब क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन ना, क्रॉस पॉलिनेशन, अल्टरनेटिवली क्रॉस एंड सेल्फ पॉलिनेशन, कंटिन्यूअसली सेल्फ पॉलिनेशन, या फॉर्मडली क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड एंड प्योर। तो सर कंटिन्यूअसली सेल्फ पॉलिनेशन, ट्रू ब्रीडिंग मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है ना। क्रॉस पॉलिनेशन ट्रू ब्रीडिंग में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट इज, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट क्या होता है, ऑलवेज होमोजाइगस रिसेसिव इन इट्स जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट्स। ट्रू ब्रीडिंग तो एक मैंने आपको बताया कि ऑलवेज सेल्फ पॉलिनेशन होगा। वन दैट इज एबल टू ब्रीड ऑन इट्स ओन, प्रोड्यूस ड्यू टू क्रॉस पॉलिनेशन, नियर होमोजाइगस एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स काइंड। तो सर क्या होगा, होमोजाइगस के नजदीक होगा और अपने जैसा एक चाइल्ड का प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन है तो आइडेंटिकल्स बनेंगे, आइडेंटिकली सिमिलर होगा। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी ट्रू ब्रीडिंग लाइन में। ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन, अब इस बार हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन ऑफ स्प्रिंग विद हाइब्रिड विगर सुपीरियर टू बोथ पेरेंट्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड फॉर फ्यू सक्सेसिव जनरेशन टू। क्या कह रहा है जी कि सर हाइब्रिडाइजेशन के दौरान ऑफ स्प्रिंग जो होते हैं, हाइब्रिड जो होते हैं, दोनों पेरेंट्स के सुपीरियर होते हैं, ऑब्वियस हाइब्रिड है, एंड आर सेल्फ पॉलिनेटेड फॉर फ्यू सक्सेसिव जनरेशन, कुछ ही जनरेशन तक आप सेल्फ पॉलिनेशन कर सकते हैं, क्योंकि वो होमोजाइगोसिटी क्या करते हैं, कॉज करते हैं। इसलिए तो हाइब्रिड जो सीड होता है उसको बार बार मार्केट से क्या किया जाता है, परचेज किया जाता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्या है जी, डीएनए आपका क्या है, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, नन ऑफ द एबव। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्या होता है, तो सर पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं। न्यूक्लियोसाइड का मीनिंग्स आपने पढ़ा होगा नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर, न्यूक्लियोटाइड में आपने पढ़ा होगा नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर, और आपका क्या हो जाता है, फॉस्फेट हो जाता है। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आगे जाकर के डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का क्या करते हैं स्टूडेंट, फॉर्मेशन करते हैं। डीएनए इज नॉट फाउंड इन, डीएनए कहाँ नहीं पाया जाता है, बताइए। डीएनए इज फाउंड इन न्यूक्लियस, डीएनए फाउंड इज इन mitochondria also, DNA is also found in plastid, but DNA is not found in ribosomes। सर राइबोसोम्स में डीएनए नहीं पाया जाता है, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। यहाँ पर क्या होते हैं, तो सर आरएनए क्या करता है, टीआरएनए के हेल्प से एमआरएनए को लाता है और वहाँ पर उससे प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, डीएनए प्रेजेंट नहीं होते हैं। Which of the following is not a component of nucleotide? न्यूक्लियोटाइड का स्टूडेंट्स इनमें से कंपोनेंट कौन सा नहीं है, नाइट्रोजनस बेस, हेक्सोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड पेंटोज शुगर। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं सर, पेंटोज शुगर भी होते हैं, फॉस्फेट ग्रुप होता है, हेक्सोज शुगर नहीं होता है। डीऑक्सीराइबोज में या आपका आरएनए या डीएनए में आपका पेंटोज शुगर होता है, हेक्सोज नहीं होता है। तो ऑप्शन से बी स्टूडेंट सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सा कंपोनेंट नहीं है डीएनए का, तो सर हेक्सोज शुगर इज नॉट एन कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए। बोथ डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज बिलोंग टू अ क्लास ऑफ शुगर कौन, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, दोनों कौन से शुगर में आते हैं, पेंटोज शुगर में। सिंपल सा क्वेश्चन था। ट्रायोज नहीं होगा, एक्सोज नहीं होगा, पॉलीसैकेराइड नहीं होगा, पेंटोज करेक्ट आंसर होगा। अब इसको जल्दी जल्दी मैं क्विकली करवा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लेनेशंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ये सब पॉइंट्स आप लोगों ने पढ़ा होगा और सीनेट का एग्जाम भी होना है, तो सर अब तो बिल्कुल फास्ट ही आपको करना चाहिए। नाइट्रोजनस बेस विच इज एब्सेंट इन डीएनए, डीएनए में क्या प्रेजेंट नहीं होता, आपने पढ़ा होगा प्यूरिन और पायरिमिडीन, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरासिल, 5 नाइट्रोजनस बेस पेयर पढ़े होंगे, जिसमें आपने ये पढ़ा होगा कि थायमिन डीएनए में प्रेजेंट होता है और थायमिन के बदले यूरासिल आरएनए में प्रेजेंट होता है, यानी यूरासिल डीएनए में एब्सेंट होता है, बाकी सबके सब प्रेजेंट होते हैं, ये पॉइंट आपने पढ़ा होगा। और आरएनए में थायमिन एब्सेंट होते हैं, थायमिन के बदले में यूरासिल प्रेजेंट होता है, ये भी आपने पढ़ा होगा। एडेनिन गुआनिन, एडेनिन थायमिन के साथ और गुआनिन साइटोसिन के साथ, एडेनिन थायमिन के साथ डबल बॉन्ड और गुआनिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ये भी पॉइंट्स आप लोगों को रिकॉल करना है, याद रखना है जी। Which of the following nitrogen base is found only in DNA?
डीएनए में बताइए कौन सा है जी, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन या गुआनिन। विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन बेस इज फाउंड ओनली इन डीएनए। डीएनए में कौन पाया जाता है जी, नाइट्रोजन बेस पेयर, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन या गुआनिन। बताइए डीएनए में साइटोसिन है, देखिए थाइमिन केवल डीएनए में होगा, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन तो आरएनए में भी है, डीएनए में भी है। आरएनए में केवल यूरासिल होता है जो डीएनए में नहीं होता है, और डीएनए में थाइमिन होता है जो यूरासिल में नहीं होता है। तो थाइमिन यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ओनली डीएनए पूछा था। साइटोसिन, एडेनिन और गुआनिन तो आपके आरएनए में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन आरएनए में थाइमिन के बदले यूरासिल और डीएनए में यूरासिल के बदले थाइमिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्यूरिन्स आर, बताइए प्यूरिन्स क्या है जी, सिंगल रिंग कंपाउंड, डबल रिंग कंपाउंड, ओपन क्लेम्ड कंपाउंड या शुगर। डबल रिंग कंपाउंड होता है, आपने पढ़ा होगा, पायरिमिडिन सिंगल होते हैं और प्यूरिन्स जो होते हैं वो डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। एडेनिन, गुआनिन आप लोगों ने यहाँ पर एग्जाम्पल में पढ़ा होगा और उनके स्ट्रक्चर भी देखे होंगे। प्यूरिन्स फाउंड बोथ इन डीएनए एंड आरएनए आर, बताइए वो प्यूरिन्स जो डीएनए और आरएनए दोनों में प्रेजेंट होता है वो कौन सा है जी, एडेनिन एंड गुआनिन, दो ही तो हैं। एडेनिन एंड गुआनिन आपका क्या होते हैं, दोनों में प्रेजेंट होते हैं। एडेनिन, गुआनिन दोनों में प्रेजेंट होता है, चाहे वो डीएनए हो चाहे आरएनए हो। पायरिमिडिन में थाइमिन और साइटोसिन डीएनए में होता है और यूरासिल और साइटोसिन आरएनए में होता है। तो सर एडेनिन एंड गुआनिन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सब छोटे छोटे क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको सीनियर के एग्जाम में स्टूडेंट्स देखने को मिलेगा। दिस इज अ प्यूरिन, बताइए प्यूरिन कौन सा जी, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरासिल। तो एडेनिन और गुआनिन दोनों प्यूरिन है, तो सर गुआनिन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, विद इन सेकेंड देख करके ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं स्टूडेंट सीनियर के एग्जाम में, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पायरिमिडीन फ्रॉम द फॉलोइंग। पायरिमिडीन इनमें से कौन सा जी, यूरासिल, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। तो सर गुआनिन को छोड़ करके सभी के सभी क्या है, पायरिमिडीन है, ठीक है ना। एडेनिन, गुआनिन आपका प्यूरिन है, बाकी सभी के सभी पायरिमिडीन है। तो सर ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयर ऑफ पायरिमिडीन बेस। पायरिमिडीन बेस का बताइए करेक्ट पेयर, पायरिमिडीन बेस का एडेनिन, थाइमिन, एडेनोसिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। सर देखिए एडेनिन थाइमिन के साथ, गुआनिन साइटोसिन के साथ यहाँ पर क्या कहते हैं, पेयर्स बनाते हैं। थाइमिन साइटोसिन यहाँ पर आपको याद रखना है, पायरिमिडीन बेस पेयर केवल पूछा था। तो साइटोसिन भी पायरिमिडीन है, थाइमिन भी पायरिमिडीन है, एडेनिन प्यूरिन है, एडेनिन प्यूरिन है, गुआनिन प्यूरिन है। तो ये आपका क्या हो गया, पायरिमिडीन, केवल पायरिमिडीन पूछा था। हालांकि जब हम प्यूरिन और पायरिमिडीन की बात करते हैं तो एडेनिन थाइमिन के साथ और गुआनिन साइटोसिन के साथ, एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड और गुआनिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन के साथ एसोसिएट होते ही आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर केवल और केवल पूछा था कि पायरिमिडीन कौन है, तो थाइमिन, साइटोसिन, यूरासिल, यही सब तो पायरिमिडीन है जी। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एग्जिस्ट इन डीएनए मॉलिक्यूल बिटवीन, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड जो है वो डीएनए मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होता है। एन न्यूक्लियोसाइड या एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड के नाम से भी उसको कहा जाता है। एन मतलब न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या होता है, तो नाइट्रोजनस बेस पेयर एंड शुगर। तो नाइट्रोजनस बेस पेयर एंड शुगर के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है सर उसी को तो डीऑक्सीराइब अपना ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड कहते हैं। तो नाइट्रोजनस बेस पेयर एंड शुगर के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड कहते हैं और इस बॉन्ड को हमें एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड कहते हैं जो न्यूक्लियोसाइड के नाम से जाना जाता है। नाइट्रोजनस बेस पेयर और शुगर के बीच में क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रेजेंट होते हैं। डार्विन्स जज द फिटनेस ऑफ एन इंडिविजुअल बाय, डार्विन्स के अकॉर्डिंग फिटनेस का मतलब है जितना ज्यादा रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, वो ऑर्गेनिज्म जो सबसे ज्यादा रिप्रोडक्शन कर सकता है वो बहुत ज्यादा फिट है। और इसीलिए उन्होंने बताया था कि जिनके लाइफ स्पैन ज़्यादा होते हैं, जो लार्ज एनिमल्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते। बैक्टीरिया आज तक क्यों सर्वाइव कर रहा है, क्योंकि उसकी रिप्रोडक्शन बहुत अच्छी है, वो रिप्रोड्यूस हो ही जाते हैं किसी भी कंडीशन से। तो डार्विन्स के अकॉर्डिंग सर रिप्रोडक्शन जो आपका है, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग यानी कि रिप्रोडक्शन जिनका अच्छा है वही उन्हें, उसी को उन्होंने क्या कहा जी, फिट कहा। तो फिटनेस के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्शन है जी। अकॉर्डिंग टू डार्विन्स द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज ड्यू टू, डार्विन्स के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक इवोल्यूशन किस कारण से होता है जी, इंट्रास्पेसिफिक कॉम्पिटिशंस, इंटरस्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, competition within closely related species या reduced feeding efficiency in one species due to the presence of interfering species। तो सर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का मतलब है इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन। इंटरस्पेसिफिक जो कंपटीशन होता है ऑर्गेनिजम्स के बीच में, यही आपका ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है जी।
टेस्ट ट्यूब बेबी इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स। टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे होते हैं? तो सर पार्थेनोकार्पिक, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विवो फर्टिलाइजेशन या सिंगेमी। देखिए बॉडी के अंदर इन विवो होता है, इन विट्रो मतलब लैब के अंदर। टेस्ट ट्यूब बेबी में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। लैब में क्या किया जाता है? मेल और फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज किया जाता है। मेल एंड फीमेल गैमेट्स को लैब के अंदर फर्टिलाइज किया जाता है, दैट्स व्हाई वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट्स यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। The eye of octopus and eye of cat show different pattern of structure, yet they perform similar function. This is an example of, बताइए, eye of octopus and eye of cat दोनों different pattern है, structure है, they perform similar function यानी एनालॉग है। This is an example of, तो ये convergent evolutions हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? एनालॉगस ऑर्गन होंगे और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होगा, एनालॉग और होमोलॉग। एनालॉग का मतलब होता है जो एक समान फंक्शन शो करे, उसको एनालॉग कहते हैं। एक जैसा फंक्शन जो कॉज करता है स्टूडेंट, उसी को एनालॉग कहते हैं। और जो एक जैसा दिखता है उसको होमोलोगस कहते हैं। तो आईज जो है आपका ऑक्टोपस और कैट का, वो एक जैसा दिखता नहीं है, लेकिन काम दोनों का एक ही है, इसलिए एनालॉग है एक दूसरे के, क्योंकि फंक्शन कॉमन है। और कन्वर्जेंट इवोल्यूशंस के अंदर में आ जाएगा, क्योंकि सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशंस में आता है कि टू डिफरेंट स्पीसीज का सिमिलर फंक्शन है, उसे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के नाम से ही जानते हैं। आप लोगों ने इवोल्यूशंस में पढ़ा होगा, द विंग्स ऑफ द बर्ड्स एंड द विंग्स ऑफ एन इंसेक्ट आर, ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। जो विंग्स होते हैं बर्ड्स का और इंसेक्ट का, ये भी तो आपका कन्वर्जेंट में ही आ जाएगा। एनालॉग है कि दूसरे का, दोनों का काम एक ही है। इंसेक्ट भी उससे फ्लाई करेगा, बर्ड्स भी उससे फ्लाई करेगा, तो दोनों का फंक्शन कॉमन है यानी एनालॉग है। और सर कन्वर्जेंट है क्योंकि टू डिफरेंट अगर होते हैं तो उसको कन्वर्जेंट इवोल्यूशंस के अंदर में कंसीडर करते हैं। फ्लिपर्स ऑफ पिंग्यून्स एंड डॉल्फिन्स, डॉल्फिन्स और पिग्यून्स का जो फ्लिपर्स होते हैं, ये आपका कन्वर्जेंट इवोल्यूशंस में ही तो आएंगे, क्योंकि टू डिफरेंट्स है जी और फंक्शंस एक जैसा है, तो आपका कन्वर्जेंट में आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एनालॉग स्ट्रक्चर? एनालॉग का मतलब समझ में आ गया, जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करे उसे एनालॉग कहते हैं, और जो सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है उसको होमोलोगस कहते हैं। तो विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ पिजन, बताइए इनमें से एनालॉग कौन से हैं जी? गिल्स ऑफ कॉर्न एंड लंग्स ऑफ मैन, थॉर्न ऑफ बोगेनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा एंड फ्लिपर ऑफ द डॉल्फिन एंड लेग्स ऑफ द हॉर्स। तो सर यहाँ पर विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ पिजन, बैट्स का विंग्स हो या पिजन का विंग्स हो, दोनों का विंग्स क्या है एक दूसरे। पिजन में भी जो पंख होते हैं वो क्या करेंगे? विंग्स क्या करेंगे? फ्लाई करने में हेल्प करेंगे। और बैट में भी जो विंग्स होंगे वो क्या करेंगे? फ्लाई करने में हेल्प करेंगे। तो दोनों का फंक्शन तो कॉमन है ना, इसलिए वो क्या हो जाएगा? आपका एनालॉग हो जाएगा। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस ऑर्गन का एग्जाम्पल्स बताइए स्टूडेंट, इनमें से कौन से एनालॉगस ऑर्गन है? ब्रेन ऑफ फिश एंड ह्यूमन, थॉर्न एंड टेंड्रिल्स ऑफ प्लांट, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज या फोरलिम ऑफ फ्रॉग एंड हॉर्स। तो सर क्या हो जाएगा? विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज, ये भी सिंपल सा है। विंग्स का काम तो कॉमन ही है ना, तो विंग्स का काम कॉमन है, तो क्या हो जाएगा ये सर? एनालॉग हो जाएगा। अमंग द फॉलोइंग सेट ऑफ एग्जाम्पल फॉर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। क्या करा जी? अमंग द फॉलोइंग सेट ऑफ एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अब यहाँ पर कन्वर्जेंट नहीं डाइवर्जेंट है। Select the incorrect option. Brain of bat, man and cheetah, heart of bat, man and cheetah, forelimb of man, bat and cheetah, and eye of octopus, bat and man. इसमें divergent क्या है? तो सर eye of octopus, bat and man, ये तीनों का क्या है जी? आपका convergent नहीं है, ये divergent evolutions के अंदर में आते हैं। Evolutionary convergence is characterized by, evolutionary convergence जो है वो उसकी characteristic क्या है? Development of dissimilar characteristic in closely related group, replacement of common characteristic in different group, development of common set of characteristic in group of different ancestry, और development of characteristic by random method। बताइए evolutionary convergence is characterized by, evolutionary convergence क्या है जी? तो सर development of common set of characteristic in group of different ancestor, अलग अलग एंसेस्टर हैं यानी उनके माता पिता अलग है और कॉमन सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिला, उसे वो कन्वर्जेंट कहा जाता है। एंसेस्टर अलग है लेकिन प्रॉपर्टीज कॉमन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्ट्रक्चर इंक्लूड ओनली एनालॉग ऑर्गन? एनालॉग ऑर्गन फिर से आ गया जी, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई एंड बैट, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। विंग्स एनालॉग होते हैं चाहे किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो।
हर एक स्पीसीज विंग्स को फ्लाई करने के लिए ही यूज करता है, उड़ने के लिए ही यूज करता है। एम्ब्रायोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय, एम्ब्रायोलॉजिकल जो सपोर्ट है जी, है ना, एम्ब्रायोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय कार्ल अर्न्स्ट वॉल्बी, चार्ल्स डार्विन, एल्फ्रेड बेलेस एंड अर्न्स्ट हैकेल। इवोल्यूशन तो सर आपके कौन है, अर्न्स्ट हैकेल है ना। इवोल्यूशनरी जो आपका एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट है इवोल्यूशंस का, वो अर्न्स्ट हैकेल्स नहीं तो बताए थे। नेक्स्ट लिखेंगे, क्वेश्चंस आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज मलेरिया, मलेरिया कौन कॉज करता है, मलेरिया कौन कॉज करता है जी, प्लाज्मोडियम हुकबम स्कैरिस फलेरिया, तो सर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मनरई, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, यही मलेरिया कॉज करते हैं। फीमेल एनोफिलीज एज अ वेक्टर मॉस्किटो रोल प्ले करता है। ऑप्शन ए स्टूडेंट्स करेक्ट हो जाएगा। प्लाज्मोडियम इन मैन इज इनोकुलेटेड बाय, प्लाज्मोडियम जो मैन में है वो कैसे जाता है, एनोफिलीज मेल एंड फीमेल के थ्रू, एनोफिलीज फीमेल के थ्रू, या एनोफिलीज फीमेल के थ्रू, तो सर एनोफिलीज फीमेल्स के थ्रू, मेल के थ्रू नहीं। एनोफिलीज फीमेल मॉस्किटो है, वही प्लाज्मोडियम स्पोरोजॉइड्स को मैन के अंदर में इनोकुलेटेड करने के लिए, इनोकुलेट करने के लिए, एंटर कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एज अ करियर ये क्या करता है, या एज अ वेक्टर क्या करता है जी, ये रोल प्ले करता है जी एनोफिलीज मॉस्किटो। द पैथोजन एंड वेक्टर ऑफ मलेरिया रिस्पेक्टिवली आर, द पैथोजन एंड द वेक्टर ऑफ मलेरिया बताइए। प्लाज्मोडियम एनक्यूलिस, प्लाज्मोडियम एनोफिलिस, बिल्कुल सही। प्लाज्मोडियम ये आपका पैथोजन है और एनोफिलिस वेक्टर है जी। जो मॉस्किटो एनोफिलेज हैं ये इनके क्या होते हैं, वेक्टर्स होते हैं। तो ऑप्शन बी स्टूडेंट्स यहाँ पर करेक्ट है। आइडेंटिफाई द ऑड वन, ऑड वन को भी यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है, कुछ अलग है उसको आइडेंटिफाई करना है। हीमोफिलस, प्लाज्मोडियम, साल्मोनेला या स्ट्रिप्टोकोकस। आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट, बताइए इनमें से क्या है जी, हीमोफिलस, प्लाज्मोडियम, साल्मोनेला, स्ट्रिप्टोकोकस, बताइए। हीमोफिलस बैक्टीरिया है, साल्मोनेला बैक्टीरिया है, स्ट्रिप्टोकोकस बैक्टीरिया है, प्लाज्मोडियम अलग है सर, यही तो ऑड है। तो प्लाज्मोडियम यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफर हो जाएगा। मलेरियल पैरासाइट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन, कहाँ पे, मलेरियल पैरासाइट को लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। मैक्रो पैरासाइटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर में आता है, एक तो इनको मॉस्किटो चाहिए और सेकंड ह्यूमन ब्लड चाहिए। तो यहाँ पर टू होस्ट याद रखिएगा, फर्स्ट मॉस्किटो एंड सेकेंड आपका ह्यूमन सेल। The sporozoites that cause infection when a female anopheles mosquito bite a person are formed in, स्पोरोजॉइट दैट कॉज इन्फेक्शन, वो स्पोरोजॉइट जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। व्हेन अ फीमेल एनोफिलेज मॉस्किटो बाइट अ पर्सन आर फॉर्म्ड इन लीवर ऑफ द पर्सन, आरबीसी ऑफ द मॉस्किटो, कहाँ पर काम करता है जी, तो सर सलाइवरी ग्लैंड ऑफ द मॉस्किटो। जो भी स्पोरोजॉइट्स होते हैं मॉस्किटो के सलाइवा में प्रेजेंट होता है और सलाइवा के थ्रू वो क्या करते हैं, एंटर कर जाते हैं हमारी बॉडीज के अंदर में। द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर द ह्यूमन बॉडी इज, इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम का इन्फेक्शियस स्टेज जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो क्या है जी, स्पोरोजॉइट, फीमेल गैमेटोसाइट या ट्रोफोजॉइट। द इन्फेक्शन स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर्स द बॉडी, स्पोरोजॉइट के फॉर्म में। जब मलेरियल पैरासाइट हमारी बॉडी में आता है तो वो स्पोरोजॉइट कहलाता है, साइजोन के नाम से भी जानते हैं। वो हमारे लीवर में जाकर के मेराजॉइट और हिप्नोजॉइट में कन्वर्ट होता है और उसके बाद वो ब्लड के अंदर में जाकर के ट्रोफोजॉइट्स में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। तो ये सब पॉइंट्स आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है ना। और यही अमीबा के केस में, अमीबा हमारी बॉडी में सिस्ट के फॉर्म में आते हैं। हीमेजॉइन इज, हीमेजॉइन क्या है, तो सर जब हीम ब्रेक डाउन होता है, हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन होता है तो क्या होता है सर, हीम में कन्वर्ट होता है और वो टॉक्सिक होता है किसके लिए, मलेरियल पैरासाइट के लिए। तो प्रिकर्सर ऑफ द हीमोग्लोबिन, टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम द स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्टेड सेल, टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम द प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड सेल, बिल्कुल सही। प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड सेल का जो टॉक्सिन है उसी को हीमेजॉइन कहते हैं, है ना। ये सॉरी, हीमेजॉइंस उसको कहते हैं जब प्लाज्मोडियल पैरासाइट हमारी बॉडी में आता है, आरबीसी को ब्रेक डाउन करता है, हीमोग्लोबिन टूटते हैं तो हीमेजॉइन का फॉर्मेशन होता है जी। सम ऑफ द इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम आर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है जो प्लाज्मोडियल लाइफ साइकिल से रिलेटेड है जी। फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप स्पोरोजॉइट विद द ब्लड मिल्क, the sporozoite reproduce sexually in liver cell. When mosquito bite on a man, gametocytes are injected.
द गैमेटोसाइट डेवलप इन आरबीसी। तो सर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि जो गैमेटोसाइट्स होते हैं, ट्रोफोजोइट्स जो होते हैं, वो आगे जाकर के आरबीसी में ही डेवलप करते हैं और वहां पर गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं और बहुत सारे फिर सेक्सुअल मलेरियल साइकिल शुरू हो जाता है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मलेरिया, इनमें से कौन से करेक्ट नहीं है मलेरिया के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। RBC rupture and release hemangioin which cause chills, sporozoite multiply in bloods, female Anopheles mosquito is a vector, malignant malaria is caused by the Plasmodium falciparum। इनमें से कौन से करेक्ट नहीं है, तो सर स्पोरोजॉइट मल्टीप्लाई इन ब्लड ये सही नहीं है, स्पोरोजॉइट्स लीवर में जाते हैं, वहां पर वो क्या करते हैं, तो सर बेसिकली मेराजॉइट और हिप्नोजॉइट में कन्वर्ट होते हैं, बाकी सारे यहाँ पर पॉइंट्स सही था। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किनको कहा जाता है, जो आपका नॉर्मन बोरलॉग यहाँ पर दिया गया है, नॉर्मन बोरलॉग को फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। इन्होंने किसके ऊपर काम किया था, पैडी, राइस, व्हीट या शुगर केन के ऊपर। तो सर इन्होंने व्हीट के ऊपर, गेहूं के ऊपर काम किया था और फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से नॉर्मन को जाना जाता है जी। द नेम ऑफ नॉर्मन बोरलॉग इज एसोसिएटेड विद, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन अभी जस्ट हम लोगों ने सॉल्व किया, बताइए। ब्लू रिवॉल्यूशन नहीं सर, व्हाइट रिवॉल्यूशन नहीं सर, येलो रिवॉल्यूशन नहीं सर, ग्रीन रिवॉल्यूशन हो जाएगा। ब्लू रिवॉल्यूशन किसको कहा जाता है, जो फिशरीज होते हैं, यानी जो मछली पालन के अंदर में आ जाता है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए नॉर्मन बोरलॉग क्या है जी, जाने जाते हैं। द इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ व्हीट इन ग्रीन रिवॉल्यूशन डेवलप्ड बाय नॉर्मन बोरलॉग वाज, बताइए क्या कहा जा रहा है कि सर जो व्हीट जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है जो डेवलप किया गया था नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा, वो टॉल था, सेमी डॉर्फ था, सेमी डॉर्फ था, सेमी डॉर्फ यानी हाइट थोड़ा सा कम कर दिया गया था व्हीट का, और प्रोडक्टिविटी यानी जो इल्ड है प्लांट का, क्रॉपिंग इल्ड जो है वो इंक्रीज कर दिया गया था। तो सेमी डॉर्फ साइज का वहां पर व्हीट था जी, है ना। हायर वेराइटीज ऑफ राइस वर इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम, आयर जो वेराइटीज है राइस का वो किसने इंट्रोड्यूस किया था, दुनिया को किसने बताया था, फिलीपींस ने, मॉस्को ने, इंडिया ने या जर्मनी ने। तो सर आईआर किसका है, तो बेसिकली आपके फिलीपींस कंट्रीज के हैं। राइस का आपका पैडी प्लांट का एक अलग वेराइटीज है जी। टाइचुंग सेमी डॉर्फ वेराइटी ऑफ राइस इज नेटिव नेम ऑफ, टाइचुंग ताइवान, टाइचुंग ताइवान है क्या, ताइवान, ऑप्शन सी टाइचुंग ताइवान का है कि राइस प्लांट को लेकर के सेमी डॉर्फ वैरायटीज है जी। बेटर यील्डिंग सेमी डॉर्फ वैरायटीज ऑफ राइस आर, बेटर यील्डिंग सेमी डॉर्फ वैरायटीज ऑफ राइस आर जया एंड रत्ना, हिमगिरियन, सोनोरा। राइस का पूछा जरा, सोनालिका एंड कल्याण, पूसा कोमल एंड पूसा सदाबहार। जया एंड रत्ना यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये सब तो सर व्हीट की प्रजाति है। तो सर जया एंड रत्ना ये आपका सेमी डॉर्फ वैरायटीज है राइस प्लांट का इंडिया जी। फाइंड द ऑड वन आउट, फाइंड द ऑड वन, अब इनमें से ऑड वन को हमें सेलेक्ट करना। IR8, सोनालिका, एटलास 66, कल्याण, सोना, बताइए। सोनालिका आपका क्या है जी, IR आपका राइस है, बाकी सब यहाँ पर क्या है जी, व्हीट का है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ऑड क्या हो जाएगा, IR आपका राइस का है, बाकी सब के सब क्या है, तो आपके व्हीट के हैं। Which tropical species of sugar cane is highly yielding and with high sugar content, बताइए। शुगर केन में हाई शुगर कंटेंट किस में है, सैक्रम बैरबेरी, सैक्रम ऑफिशिनरम, सरबती सनोरा या टाइचुंग किस में है, तो सर टाइचुंग तो होगा ही नहीं, ये तो राइस का है। सैक्रम ऑफिशिनरम में बहुत ज़्यादा यील्ड पाया जाता है, यानी बहुत ज़्यादा आपको लेवल देखने को मिलेगा ग्लूकोज का जी। टर्म्स यूज फॉर द ग्रासेस यील्डिंग स्मॉल सीडेड एडिबल ग्रेन्स इज, बताइए उसके लिए कौन सा टर्म्स स्टूडेंट हम यूज करते हैं। द टर्म्स यूज फॉर द ग्रासेस यील्डिंग स्मॉल सीडेड एडिबल ग्रेन्स, सेमी डॉर्फ, मिलेट्स। तो सर स्मॉल साइज का तो उसको मिलेट्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई, मिलेट्स कहा जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा मिलेट्स खाना चाहिए, यानी स्मॉल साइज सीड जो होते हैं। लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाटर कंटेनिंग डोमेस्टिक वेस्ट एंड माइक्रोब्स जनरेटेड एवरी डे इन सिटीज एंड टाउन इज कॉल्ड, बताइए। लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाटर, लार्ज क्वांटिटी में जो वेस्ट वाटर है, कंटेनिंग डोमेस्टिक वेस्ट एंड माइक्रोब्स जनरेटेड एवरी डे इन सिटीज एंड टाउन इज कॉल्ड स्लज, सीवेज, इफ्लुएंट या फ्लॉक्स। तो सर उसको क्या कहा जाता है, सीवेज कहा जाता है। हर दिन टाउन में, घर में, हमारे घर में भी क्या होते हैं भाई, सीवेज बनते हैं,
तो ऑप्शन बी हो जाएगा। सीवेज वाटर कैन नॉट बी डिस्चार्ज डायरेक्टली इनटू द रिवर बिकॉज सीवेज वाटर को डायरेक्टली हमें रिवर में नहीं करना चाहिए, पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट करना चाहिए। प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा। इट कंटेन हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इट कंटेन पैथोजेनिक माइक्रोब्स, इट में डिस्ट्रॉय द फ्लोरा एंड फौना ऑफ रिवर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि सर फ्लोरा एंड फौना और ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है जी। तो हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स है इसलिए डायरेक्ट नहीं करना चाहिए बिल्कुल। पैथोजेनिक माइक्रोब्स है, बीमारी कॉज कर सकते हैं इसलिए डायरेक्ट नहीं। और साथ ही साथ में जो भी वाटर बॉडी में जो भी लिविंग स्पीसीज प्रेजेंट है उनके लिए वो खतरनाक हो सकते हैं, इसीलिए डायरेक्ट सीवेज वाटर को नहीं रिलीज किया जाता है बॉडी में। व्हाट इज ट्रू अबाउट प्राइमरी ट्रीटमेंट? प्राइमरी ट्रीटमेंट से रिलेटेड ट्रू क्या है जी? प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट, दो तरह के वाटर ट्रीटमेंट आप लोगों ने, सीवेज ट्रीटमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा। इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, यह फिजिकल प्रोसेस है। इट इन्वॉल्व एरोबिक माइक्रोब्स, एरोबिक माइक्रोब्स। इट इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ लार्ज पीसेस ऑफ फ्लोटिंग डेब्रिस ओनली सबस्टेंस थ्रू द फिल्ट्रेशन ऑफ सेडिमेंटेशन। तो सर आपका ऑप्शन ए एंड सी दोनों करेक्ट है, आपका बी ऑप्शन नहीं होगा। एरोबिक माइक्रोब्स की जरूरत नहीं है, वो बायोलॉजिकल्स में होते हैं। द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ, प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं जी? डिजॉल्व इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं, स्टेबल पार्टिकल्स को करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस को करते हैं या हार्मफुल बैक्टीरिया को करते हैं। तो सर उसमें जो भी स्टेबल पार्टिकल्स हैं, डेब्रिस जिसको कहा जाता है, उनको सेडिमेंटेशन के थ्रू पहले फिल्ट्रेशन होता है देन सेडिमेंटेशन होता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में आपने क्या पढ़ा होगा? फर्स्ट फिल्ट्रेशन देन सेडिमेंटेशन। तो फिल्ट्रेशन में क्या किया जाता है? लार्ज पार्टिकल्स को फिल्टर आउट किया जाता है और सेडिमेंटेशन में उनको सेटल डाउन होने के लिए छोड़ दिया जाता है। देन हम कहाँ पर लेकर के जाते हैं? सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया को हम यूज करते हैं बायोलॉजिकली ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए या मेटाबोलाइज या तो डाइजेस्ट करने के लिए। इसलिए तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड करके कंसेप्ट भी आप लोगों ने वहाँ पर डिस्कस किया होगा। Which of the following is a sewage treatment remove suspended solid? बताइए, which of the following is in a sewage treatment remove suspended solid? Suspended solid को कैसे रिमूव करेंगे? टर्शियरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी के थ्रू। सर प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम फिल्ट्रेशन एंड देन सेडिमेंटेशन। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या आता है? फिल्ट्रेशन देन सेडिमेंटेशन आता है। तो हम सर प्राइमरी ट्रीटमेंट में फिल्ट्रेशन के थ्रू लार्ज पार्टिकल स्मॉल पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं, देन सेडिमेंटेशन करते हैं ताकि जो भी पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन हो सके। In the treatment of waste water discharge, which treatment stage involve biological treatment? बताइए, in the treatment of waste water discharge के treatment में which treatment stage involve biological treatment? कौन सा biological treatment के stage में आएगा? प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्शियरी ट्रीटमेंट या रिवर्स ऑस्मोसिस स्टेज? तो सर सेकेंडरी ट्रीटमेंट से यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर डिस्चार्ज, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट किसको कहा जाता है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट, क्योंकि यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज किया जाता है, फ्लॉकुलेटेड बैक्टीरिया वगैरह को हम यूज करते हैं। ड्यूरिंग सेकेंडरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के दौरान क्या होता है? प्राइमरी इफ्लुएंट इज कंटिन्यूअसली एजिटेटेड इन एरेशन टैंक, देयर इज अ विगोरस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इनटू द फ्लॉक, रिडक्शन इन बीओडी लेवल, ऑल ऑफ द अबव। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होगा जी? तो सबके सब होंगे, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होंगे क्योंकि सर वाटर क्लीन होता चला जाता है। जितना ज़्यादा वाटर पॉल्यूटेड होगा उतना ज़्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा, उतना ज़्यादा एरोबिक ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ होगा। विगरस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स यहाँ पर बन जाते हैं। बिल्कुल यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शंस क्या हैं? करेक्ट हैं जी। Masses of bacteria associated with a fungal filament which form a mesh-like structure are called activated sludge, floc, sediment या inoculum। तो सर उसको हम क्या कहते हैं? स्लज के नाम, फ्लोका के नाम से जानते हैं। जब बैक्टीरिया क्या करता है, वैसे एक्टिवेटेड स्लज भी कह सकते हैं क्योंकि बैक्टीरिया वहां पर सीवेज ट्रीटमेंट के लिए जाना जाता है ना। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन फ्लॉक फॉर्मेशन ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट आर, फ्लॉक किसके बीच में बनता है जी? एनारोबिक बैक्टीरिया एंड फंगस, एरोबिक बैक्टीरिया एंड फंगस, ऑटोट्रोपिक। तो सर यहाँ पर करेक्ट आंसर है एरोबिक बैक्टीरिया एंड फंगस के बीच में ही फ्लॉक्स बनते हैं सीवेज ट्रीटमेंट के दौरान। एंड द लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन ये बायोलॉजी सीनेट एग्जामिनेशंस के लिए, द पर्पस ऑफ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज, बताइए ना, वेस्ट वाटर का पर्पस क्या है जी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट का? रिड्यूस बीओडी, इंक्रीज बीओडी, रिड्यूस सेडिमेंटेशन, इंक्रीज सेडिमेंटेशन। क्या करना? तो सर बीओडी कम होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होंगे, तब तो वाटर प्योर होगा। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम ये चाहते हैं कि वाटर क्या हो जाए?
प्योर हो जाए, वाटर क्लीन हो जाए, ताकि दूसरे वाटर रिजर्वायर में उसको हम क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। दैट्स वाई हम रिड्यूस्ड बीओडी यहाँ पर स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना ज़्यादा प्योर वाटर उतना कम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और जितना ज़्यादा वाटर उतना ज़्यादा आपको, जितना पॉल्यूटेड वाटर उतना ज़्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। ठीक है, तो ये आपके 100 क्वेश्चन था जो कि सीनेट एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है, एक्सप्लेनेशन देख करके जाना है, रिवाइज करके जाना है, ताकि आपके सीनेट एग्जामिनेशंस में क्वालिफाई करने के चांसेस बढ़ जाएं। और ऐसे ही हमारे चैनल्स पे आप विजिट करते रहें, हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। हमारे मोबाइल ऐप जो है जीडीसी नर्सिंग, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सारा इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली क्लास में अगले कंसेप्ट के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग जीडीसी एंड सपोर्टिंग जीडीसी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।